दोस्तों, हिंदुस्तान की पहचान दरअसल तीन तरीके से ही होती है। एक कहते हैं महात्मा गांधी को याद कर लीजिए तो हिंदुस्तान समझ में आ जाएगा, और दूसरा गंगा, और तीसरा संगीत। तो संगीत के बाद राजनीति बड़ा मुश्किल सबब है, लेकिन दरअसल हम लोग जिस मोड़ पर आकर खड़े हैं उसमें हमें लगता है कि इस राजनीति से कोई ना कोई सुर तो निकलेगा। एक सुर हमने नितिन जी का सुन लिया। नितिन जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। और हमारे साथ जयराम रमेश जी। जयराम रमेश जी आइए जरा, मंच पे आपका स्वागत है, ग्रामीण विकास मंत्री। हाँ भाई, ये माहौल ऐसा है जिसमें खास तौर से ग्रामीण वातावरण लग रहा है, और संयोग ऐसा है जयराम रमेश जी की पहचान हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता और मंत्री के तौर पर है जो सारंडा के जंगल में भी चले जाते हैं और वहां पर इस देश को या देश को किस रूप में इन गांवों से जोड़ दिया जाए यह भी समझने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स है नितिन गडकरी साहब, हिंदुस्तान के गांव कैसे जुड़े इसके लिए सड़क का रोड मैप इन्होंने ही बनाया था, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है गडकरी जी की रिपोर्ट पर ही वो पूरी की पूरी बनी थी। तो ये एक नजरिया है भरा। चर्चा हम लोग शुरू करें, हमें तो सबसे पहले चूंकि एजेंडा एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश के सामने जयराम जी एक एजेंडा चाहिए। 2009 का वाकया है, आप मंत्री बने थे और कोपेनहेगन में आई थिंक वो क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस थी, अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, चाइनीज प्रीमियर थे। 2009 में मनमोहन सिंह दोबारा आए थे, देश में कुछ उत्साह था, उल्लास था। आज 2013 में खड़े हैं। हमको लगता है आपके जरिए लोग जानना चाहते हैं सबसे पहले, क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है या पॉलिटिकल चेंज तेजी से हो रहा है? 2014 में किसको जनादेश मिलेगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है। क्या मूल तरीके से जलवायु परिवर्तन होगा, मैं नहीं कह सकता हूं, पर चुनावी प्रचार में गर्मागर्मी तो जरूर आएगी। 4-5 महीने बाकी हैं। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव व्यक्तियों के चुनाव नहीं है। 2014 के चुनाव पार्टियों के बीच में है, अलग अलग विचारधाराओं के बीच में है, अलग अलग दृष्टिकोण के बीच में है। अगर हम इसको नहीं भूलें तो मैं समझता हूं हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर हम 2014 के चुनाव को एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह देखें तो मैं समझता हूं हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली पर बहुत गहरा चोट पहुंचेगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपके जहन में क्यों आया? नहीं, मैंने सिर्फ कहा, वो समझना आपका काम है। जो मैंने कहा है कि हमारी चुनावी जो हमारी प्रणाली जो है, लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, एक पार्लियामेंट्री प्रणाली है जहां पार्टियां लड़ती हैं, पार्टियों को चुनाव सिंबल मिलते हैं, पार्टी के विचारधारा पर, पार्टी के घोषणा पत्र पर, पार्टी के इतिहास पर, पार्टी के वादे पर चुनाव लड़ा जाता है, और हम पार्टी के आधार पर हम 2014 के चुनाव में उतर रहे हैं। आपको लगता है हिंदुस्तान में कभी कोई ऐसा मौका इस देश में आया हो जिस दौर में संयोग है कि आज दिल्ली में देखिए वोट भी पड़ रहे हैं और एक पूरी प्रोसेस है जो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव के फैसले रुकेंगे नहीं, ये वाकई 2014 तक जाएंगे, इसलिए गजब थ्रिल्ड हैं लोग इस पूरे प्रोसेस को लेकर। नहीं, परसेंटेज बढ़ रहा है, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। हाँ, ये बात सही है, पर मैं आपको 2003 को वापस लौटाऊं। 2003 में क्या हुआ सब लोग जानते हैं। राज्य में चुनाव हुए, एक पार्टी को जनादेश मिला, भारी जनादेश मिला 3 राज्यों में, पर 2004 के चुनावी नतीजे जब निकले दूसरे पार्टी को जनादेश मिला। तो जनता किसको जनादेश देती है वो हम नहीं कह सकते। सब पार्टियां विश्वास लेकर चुनाव अभियान कराती हैं, पर हमारे देश का इतिहास रहा है अलग अलग राज्यों में कि जहां पंचायत के चुनाव होते हैं एक पार्टी को जनादेश मिलता है,
जब राज्यों में चुनाव होते हैं दूसरे पार्टी को जनादेश मिलता है, और जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं किसको जनादेश मिलता है, किसी को कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता। हम पॉलिटिकल चेंज का जिक्र इसलिए कर रहे थे, नितिन गडकरी जी हमें याद है, संयोग है जो पहला आज तक का एजेंडा था उसमें भी आप आए थे। उस समय, अभी तो नेम प्लेट नहीं है, लेकिन उस समय लिखा हुआ था प्रेसिडेंट बीजेपी, आज फॉर्मर लिखना पड़ रहा है, इतनी तेजी से परिवर्तन हो गया, ऐसा क्या है, इतना चेंजेस क्यों हो गए? देखो, परिवर्तन तो ये नियम है, जो कल है वो आज नहीं और आज है वो कल नहीं, और दुनिया दौड़ती है और लोग भी दौड़ते रहते हैं और परिस्थितियां बदलती रहती है। आप चाहे राजनीति की बात करो, चाहे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात करो, चाहे हमारे जीवन की बात करो, जो कल जवान था वो उसकी उम्र बढ़ जाती है तो बुजुर्ग बन जाता है। तो परिवर्तन और चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई परमानेंट नहीं है। अब आप भी एक पोस्ट पर है, इसके पहले कई और थे और कई जाएंगे, इट इज ए लॉ ऑफ नेचर, ये चलता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं। मीडिया की तरह ही पॉलिटिक्स भी है। नहीं, देखो, नो वन इज परमानेंट, जैसे ना, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट, उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी, वैसे नो वन इज परमानेंट, ये लगातार चेंजेस होते रहेंगे। और वो अभी गाना गा रहे थे राज कपूर जी के मेरा राज जोकर में, एक अच्छा गाना था जो उन्होंने बताया था कि दुनिया क्या है, तो मुझे लगता है समटाइम इट इज अ फिलॉसफी, और चेंज जो है वो नेचुरल होता है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन पहली बार देखा गया कि ऐसा चेंज आया जिसमें एक रीजनल लीडर ने बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को हराकर उस जगह पे कब्जा कर लिया। अभी तक तो ये आप कह नहीं सकते। देखो, मीडिया में आपको एक बात बताता हूँ, जब पंजाब का चुनाव हुआ तब बादल साहब का जो भाई का लड़का था, तब ऐसे हाइप मीडिया ने किया था। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो कल्याण सिंह जी के बारे में ऐसे हाइप हुआ था जी, कर्नाटक का हुआ तो येदियुरप्पा के बारे में यही कहा था। तो अभी तक तो नतीजे आने के हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। आप जो अंदाज व्यक्त कर रहे हो, चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति हो। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि बीजेपी के भीतर ही एक शख्स गुजरात से निकलता है और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को हरा देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक शख्स जो है वो एक डेवलपमेंट के बारे में एक रोल मॉडल के रूप में अच्छा काम करके दिखाता है, और हमारी पार्टी की विशेषता है जो आप समझ लीजिए। मैं भी अध्यक्ष बना था तो बायोडाटा लेकर कभी दिल्ली नहीं आया था, कभी किसी नेता को नहीं मिल रहा था, मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। तो नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाया, रोल मॉडल है, दुनिया में उसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसके कारण पार्टी ने उसको पॉपुलर लीडर के रूप में स्वीकार किया। जयराम रमेश जी, ये तो मानना पड़ेगा ना कि जो भी कह दे नरेंद्र मोदी, एजेंडा सेट होने लगता है। कुछ भी कह दे, वो हो सकता है इतिहास की दृष्टि से गड़बड़ हो, भूगोल की दृष्टि से गड़बड़ हो, लेकिन वही राजनीतिक मंत्र बन जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी आज सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और जरूर चर्चा उन्हीं की हो रही है, और वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं अपनी पार्टी की ओर से। वो उनका निर्णय है, उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए उनको उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया है, और सभी लोगों की नजरिया उन्हीं पर है। पर ये चुनाव जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, 2014 का चुनाव जो है, हमारा अभियान, हमारी जो रणनीति है, वो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। हम चाहते हैं कि जब जनादेश के लिए हम जाएं, जनता के सामने हमारा जो प्रचार होगा पार्टी की विचारधारा पर होगा, पार्टी के इतिहास पर होगा। हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, हमने जो वादे किए, जो हम वादे करने वाले हैं, जो वादे हमने पूरे किए हैं, उसके आधार पर करें। हम किसी एक व्यक्ति के गुण पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूं। ये इन्होंने तय किया है, ये उनका निर्णय है, और उनकी रणनीति क्या होगी मैं कौन हूं कहने के लिए। पर हमारी रणनीति के लिए मैं जरूर यह कह सकता हूं कि हमारी रणनीति पार्टी आधारित रणनीति होगी, किसी व्यक्ति के आधार पर हम रणनीति नहीं बनाने वाले हैं। ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं जयराम रमेश जी का रिस्पेक्ट करता हूं। कांग्रेस की राजनीति ही अभी तक व्यक्ति केंद्रित रही है, वो कभी विचार केंद्रित और संगठन केंद्रित रही नहीं है। जहां वन मैन आर्मी है, एक ही नेतृत्व है सोनिया जी का,
जो कहे वो आदेश, जो कहे वो विचार। पर आप ही ने तो कहा चेंज, तो ये परिवर्तन। मुझे लगता है कि ये विचार केंद्रित राजनीति की बात, ये अच्छी बात है। अगर ये परिवर्तन कांग्रेस में होगा कि कांग्रेस विचारों के आधार पर लड़ाई लड़ेगी, तो ये देश के लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करने वाली बात होगी। और मैं ये मानता हूं कि लड़ाई व्यक्तियों की नहीं होनी चाहिए, लड़ाई विचारों की होनी चाहिए। और हमारे देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, हमारे देश की समस्या है विचार शून्यता। क्योंकि विचार भिन्नता हम समझ सकते हैं, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नोन अपॉर्चुनिस्ट, ये बात ज्यादा होती है राजनीति में। तो मुझे लगता है कि विचारों की लड़ाई होने की जो बात वो कह रहे हैं, वो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर ये होगी तो इसका स्वागत करना चाहिए। एक बात अलग है, चुनाव कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर विचारों के ऊपर लड़ाई होना ये देश के लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करने वाली बात है। विचार कहां से आ रहे हैं? देखो, हमारे तो राजनीति में अपने एक विचार है और वो विचारों पर हम कायम है। एक बात अलग है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। हम जैसे नहीं है वैसे दिखाए जाते हैं और कभी कभी हमारे बारे में परसेप्शन हो जाता है। पर कोई बात नहीं, ये हमारा काम है लोगों के पास जाकर हमें सच्चाई को बताना। नहीं, आप कैसे नहीं? देखो, जो लोग एक जाति की यादव और मुसलमानों को जोड़कर राजनीति करते हैं वो सेकुलर और प्रोग्रेसिव है। जो लोग जात पंथ धर्म भाषा नहीं मानते वो कम्युनल है। कभी कभी मेरे मन में समझ में नहीं आता कि ये सेकुलर कौन है और कम्युनल कौन है और सच्चाई क्या है। और इसलिए कभी कभी हमारे पार्टी के बारे में हम एंटी माइनॉरिटी या जिस प्रकार के आरोप लगते हैं, इनफैक्ट मैं पार्टी का एक जिम्मेदार नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस पार्टी में हम लोग जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति नहीं करना चाहते, चाहे जो भी परिणाम हो। और मैं तो इसमें इतना पक्का हूं कि कोई भी आदमी उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। जिसको देना वोट दे, नहीं देना वो नहीं दे, पर इस बात को फर्मली चलना चाहिए। पर हम लोग जिस विचार से और संस्कार से बड़े, हम जातिवादी और सेकुलर, हम लोग कम्युनल, और जो लोग लगातार जातिवाद की राजनीति करते, वोट बैंक की राजनीति करते, माइनॉरिटी तुष्टिकरण की राजनीति करते, जो दो जातों, कोई बैकवर्ड और मुसलमानों को जोड़ता है वो प्रोग्रेसिव होता है, कोई यादव और मुसलमानों को जोड़ता है वो सेकुलर होता है, और हम कहते हैं कि सब समाज एक है, जात पात नहीं होनी चाहिए, हम कम्युनल कहे जाते हैं। तो ये चलता है, पर इट्स आवर ड्यूटी कि हम लोगों के पास जाए और हम सच्चाई लोगों को बताएं। तो ये कम्युनल है कौन? अरे भाई, ये सेकुलरवाद के नाम पर तो ये एक कम्युनल क्लब बना हुआ है। कौन है? और जो सबसे सेकुलरिस्ट कहते हैं वो मल्टी कम्युनल पार्टी है, वो कम्युनल पार्टी नहीं है। देखिए, अफजल गुरु को 6.5 साल फांसी की सजा क्यों नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? बटाला कांड में आतंकवादियों के घर में बार बार नेता क्यों मिलने के लिए जाते हैं? कश्मीर के अनेक इश्यू पर लोग ऐसी भूमिका क्यों लेते हैं? क्योंकि आज स्थिति ऐसी हुई है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति जो है, अभी ये तुमने जिस पार्टी का नाम लिया, वो नेता बरेली मिलने के लिए क्यों गया? क्या कोई गाइड एंड फिलोसोफर करके कोई वैचारिक प्रेरणा लेने के लिए गया था क्या? ये वोट बैंक की राजनीति है, ये रियलिटी है। और इसलिए इस राजनीति के साथ आपको एडजस्टमेंट करना है कि उसके साथ आपके विरोध में खड़े होकर आपको लड़ना है। तो ये प्रॉब्लम आएगा, इस पे वैचारिक बहस होनी चाहिए। जो बात ये कह रहे बहुत सही है, जनता जज है, जो सही होगी वो फैसला करेगी। नहीं, जनता अगर जज ही है, और जिस बात का जिक्र किया जयराम जी, हमें लगता है बड़े सीरियस आरोप हैं, आप लोग मल्टी कम्युनल है। ये नया शब्द इन्होंने हाँ, कई बार मल्टी सुना कम्युनल है। ये मल्टी कम्युनल की परिभाषा पर मैं विचार कर रहा हूँ। ये मल्टी कम्युनल क्या होता है? मल्टी कम्युनल आखिर में सेक्युलर हो जाता है। तो पर इसके बारे में अभी गाना चल रहा था ना, वो एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे तो नहीं दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते, मल्टी कम्युनल हो गए, मल्टी कम्युनल हो गया। नहीं, ये सवाल देखिए इसलिए है, पहली बार ये देश पॉलिटिकल तौर पे एक ऐसे मुहाने पर आके खड़ा है जहां एक डर है कि मल्टी कम्युनल ना हो, कॉमनल ना हो, कास्टिज्म ना हो, लेकिन सारी चीजें हैं। संयोग है हमारे पास अभी थर्ड फ्रंट का कोई शख्स नहीं है, लेकिन पहली बार जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली बार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें गुजरात भी कहीं ना कहीं बीच में खड़ा है और 84 के राइट्स पे बीच बीच में खड़े हैं, और इन दोनों शब्दों को पॉलिटिशियंस इंजॉय कर रहे हैं। कैसे बचेंगे? आपने विचारधारा देखिए, चुनावी अभियान में शब्दों का जो इस्तेमाल होता है, कई बार ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए हो जाता है। और मैं किसी एक पक्ष की नहीं बात कर रहा हूं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं।
चुनावी गर्मा गर्मी में कुछ चीजें कही जाती हैं, कभी कभी आरोप भी लगाए जाते हैं। ये चुनाव में आज हमारे एक माहौल बन गया है कि चुनाव में कुछ भी हम कह सकते हैं और चुनाव के बाद हम दोस्त रह सकते हैं। ये गलत है। ये मैं गडकरी जी से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैंने बार बार कहा है, मैं आज PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैं चला रहा हूं और मैं जानता हूं कि इनकी रिपोर्ट के आधार पर वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2002 में बनी थी। मुझे कोई इतराज नहीं है इसको कबूल करने में, पर हमारी एक परंपरा बन गई है कि चुनाव के अभियान में हम कुछ भी आरोप लगाएं और बाद में हम कहें आम सहमति हमें बनानी चाहिए। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 साल से मैं देख रहा हूं, 9 साल से हम कोशिश कर रहे हैं आम सहमति बनाने के लिए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टी से हटकर सब लोग मानते हैं कि उसको होना ही चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, GST के बारे में। गडकरी जी वाकिफ हैं उससे, बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। GST का जिक्र किसने किया? यशवंत सिन्हा साहब ने किया, जब वो वित्त मंत्री थे। जब प्रणब मुखर्जी आए, चिदम्बरम साहब आए, उन्होंने दोहराया कि हमें GST लाना चाहिए। 9 साल से हम कोशिश कर रहे हैं और उद्योग के जगत के लिए गडकरी जी भी मानेंगे सबसे क्रांतिकारी कदम GST का है, पर हम नहीं ला पाए हैं। एक आम सहमति हम नहीं बना पाए हैं। ठीक है, हम में कुछ कमी होगी, पर अगली सरकार जब आएगी, कोई भी सरकार हो, इस चुनावी गर्मा गर्मी के बाद क्या वो आम सहमति बना पाएगी कि नहीं, उस पर एक प्रश्न। हमें डर ये नहीं है, हमें डर है कल से पार्लियामेंट शुरू हो रही है। आप कॉमनल बिल के बारे में बात कर रहे हैं, पूछिए गडकरी जी की सहमति है बगल में। GST के बारे में तो आपने कह दिया, कम्युनल बिल का पूछ लीजिए। देखिए, कम्युनल बिल भी 9 साल से बातचीत हो रही है, बताइए। GST पर भी 9 साल से बातचीत हो रही है। तो मैं कम्युनल वायलेंस बिल पर ठीक है, अलग अलग विचार है, पर GST पर मैंने कुछ अलग विचार नहीं सुने हैं। GST एक ऐसा कदम है, हर एक राज्य सरकार सहमत है उससे, बल्कि 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इससे सहमत नहीं है। उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आज वो व्यक्ति अपने आप को जादू की छड़ी उनके हाथ में है, घुमाकर सारे देश में घूम रहे हैं कि जादू की छड़ी मेरे हाथ में है और मुझे एक मौका दे दो, मैं छड़ी चलाऊंगा। पर मैं सवाल उस व्यक्ति से करूंगा कि वो जादू की छड़ी जब GST है, GST के बारे में आपकी क्या आपत्ति है? गडकरी जी हंस रहे हैं, वो जानते हैं मैं किसकी बात कह रहा हूं। किस बात कर? वो छोड़िए, नाम भी छोड़िए। अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी बात की और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। आधी दुनिया उनके समर्थन में पागल हुई और आधी दुनिया उनको विरोध करने के लिए पागल हुई। और ये भी एक मिरेकल है। देखो, चाहे कोई चाहे या न चाहे, चाहे बहस होती रहे, चर्चा होती रही, लोकतंत्र है, वो भी एक नेता है, उनकी एक पार्टी, मेरी भी पार्टी है, मीडिया भी है। आप चाहे या न चाहे, आप ब्रेकिंग न्यूज में बताना ही पड़ता है कि उनने क्या कहा। कोई चाहने वाला भी बताता है, नहीं चाहने वाला भी बताता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कह रहे हो बात सही है। मैं जब अध्यक्ष था, शायद आपके कार्यक्रम में मैंने एक बार कहा था और मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया था, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन सी पार्टी की सरकार आएगी, कौन MP MLA बना, इससे भी ज्यादा ये देश बचना चाहिए, ये देश की इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए। तब मैंने बहुत बार ये कहा था कि लोकतंत्र में खुला डायलॉग होना चाहिए। जैसे हमारे पार्टी में पावर का एक पैनल होगा, समझो इन्वायरमेंट का होगा, तो रूलिंग पार्टी ने अगर कहीं लेकर, ये कभी भी चर्चा मीडिया के सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब छपने की बात होती है तो हमारा दिमाग बिगड़ जाता है, फिर हम वो पब्लिक को क्या अच्छा लगता है वो बोलते हैं। ये कैमरा और मीडिया न रखते हुए ये बातचीत और डायलॉग होना, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बहुत बार, प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मैं बहुत बार मुझे बुलाए थे। एक बार बात हो रही थी किंगफिशर एयरलाइंस की, मैंने, वो एक व्यक्ति थे जो डायलॉग करते थे, अब मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि किंगफिशर को बचाइए साहब, जो इक्विटी देना है दो, उनको अलाउ करो जल्दी, ऐसा मत करो, बंद हो जाएगी तो नुकसान होगा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि नितिन, तुम्हारा कोई मित्र है क्या वो? मतलब बिल्कुल नहीं। और आप क्यों कह रहे हो? मैंने कहा, देखिए, किंगफिशर अगर बंद हो गया तो बीजेपी का साल का 25 लाख रुपए का नुकसान है। बोले कैसा? अरे मतलब जिस दिन इसकी फ्लाइट कैंसिल होती है उस दिन जेट वाला रेट बढ़ा देता है। तो इसको लखो और 4 एयरलाइंस लाओ और टिकट सस्ता करो, हमारी कृपा करो, ये कंपटीशन होने दो। तब भी वो मुझे कहते थे कि ये बात सही है आपकी। इसलिए बहुत से आज पावर सेक्टर में
जयराम जी ने इनके साथ इन्वायरमेंट के बारे में बहुत आग्रही है। आज आशिया में सबसे ज्यादा कोल हमारे पास है, $20 बिलियन का कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें कम से कम 2,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो डेढ़ पड़े हुए हैं। आप बाहर से कोयला लाके पावर रेट में कॉम्पीट नहीं कर सकते, पूरे डेढ़ एसेट्स हो गए, एनपीए हो गया। कोयला कोई दे नहीं सकता, अगर कोई कोयले की परमिशन देते हैं तो इन्वायरमेंट वाले नहीं बोलते, ये देते हैं तो कोर्ट स्टे करता है, कोर्ट ने स्टे की तो सीबीआई रेड मारता है, और देश में पूरा एक इंडस्ट्री खत्म हो रही है। ऐसे अनेक इंडस्ट्री हो रही है। यह सवाल कांग्रेस पार्टी का और रूलिंग पार्टी का नहीं, ये देश का सवाल है। अगर कहीं ये हमको बुलाएंगे तो इनको अगर कोई कठोर निर्णय करने पड़ेंगे और चर्चा होगी तो हम दोनों मिलकर कागज पर अगर उसमें सहमति देंगे तो इनको इंप्लीमेंट करने में आसान होगा। पर मैंने एक बात कही, इस प्रक्रिया में हमें मीडिया को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि असली गुनहगार मीडिया है। क्योंकि जब हमने मीडिया बाहर रखा है, हम आम सहमति बनाने में सफल हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सुन, भूमि अधिग्रहण कानून, नितिन जी जानते हैं कितना कठिन है भूमि अधिग्रहण कानून। इन्होंने इंटरेक्शन किया, सुमित्रा महाजन की कमेटी, मैंने सभी बीजेपी सभी लोगों के साथ, पर एक ही नियम था मेरा, एक ही नियम था, मीडिया को बाहर रखो। क्योंकि अगर मीडिया क्या चाहता है, मीडिया आम सहमति नहीं चाहता है। अगर आम सहमति हो, कोई हेडलाइन ही नहीं बनेगा आपका। हेडलाइन जब बनता है कि जब गडकरी जी जयराम जी को गाली दे रहे हैं, मैं नितिन जी को गाली दे रहा हूं। अगर नितिन गडकरी और जयराम रमेश एक हो गए तो आपकी टीआरपी तो घट जाएगी। आपने एक बड़ी हेडलाइन दे दी हमें कि आप और नितिन गडकरी एक हो गए। अगर मैंने कहा, अगर देखो, अगर देश के हित में होगा, आम गरीब आदमी के हित में होगा, तो एक बार में 1000 बार में इनका साथ दूंगा। मैं जानता हूं आपका लास्ट नेम वाजपेयी है, तो थोड़ा आप नहीं, आपके नाम में भी जयराम है, इसका मतलब क्या माना जाए? देखो पुण्य प्रसन्न जी, मेरी बात छोड़ दो, पर ये मेरे साथ एक हो तो बेचारे उनके पार्टी में बड़ी तकलीफ हो जाएगी, वो तकलीफ उनको मत दो। नहीं, देखिए जयराम जी, दो चीजें हमको लगता है आपके जरिए देश समझना चाहता है। आप जिस प्रोसेस से निकल कर आए हैं पॉलिटिक्स में, हम आपका पुराना अतीत जब टटोलते हैं तो हमें याद आता है कि आप कॉलेज के जमाने में उस वक्त के नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिस्ट थे उनको पढ़ा करते थे, आपने एक एशियन ड्रामा पढ़ा था जिनको, ये एक प्रोसेस है। लेकिन संयोग ऐसा है, बड़ा अद्भुत संयोग है ये, राहुल गांधी जिस समय एग्रेसिव हुए, वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके अगले दिन ही नितिन जी को इस्तीफा देना पड़ा था। अद्भुत दिन है वो भी, 19 और 20 तारीख जनवरी की बात है ये। लेकिन आप एक चीज बताइए कि क्या राहुल गांधी के जरिए जब आपको देखा जाता है, उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं देखा जाता है, राहुल गांधी एक ऐसा ढक्कन खोलना चाहते हैं पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिक्स कांग्रेस संभालना नहीं चाहती है, एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। ये आज का नहीं, पुराना इतिहास है। कन्फ्लिक्ट पार्टी के भीतर चल रहा है, क्या है, रीजन क्या है? देखिए ना, मैं राहुल गांधी जी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं प्रवक्ता नहीं रहे, ना मुझे अधिकार दिया है कि मैं जनता के बीच में जाऊं और राहुल गांधी जी क्या सोच रहे हैं उस पर मैं ज्ञान दूं। पर मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, मैं कुछ कह सकता हूं कि उनके विचार कुछ नए विचार हैं, नए सोच हैं। हमारी पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी में नया सोच लाना आसान नहीं होता। बीजेपी में भी आसान नहीं है और हमारे पार्टी में भी आसान नहीं है। वो चाहते क्या हैं? एक तो जब मैं देखता हूं राहुल जी क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के युवा को अवसर मिलना चाहिए राजनीति में भागीदारी लेने की, राजनीति में आने की। ऐसा नहीं कि कुछ ही परिवारों से लोग आए, पर अलग अलग वर्गों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग बैकग्राउंड से वो आए और राजनीति में शामिल हों। वो उनकी विचार है, इनकी भी विचार वही होगी, मेरी भी विचार वही है, पर वो हमारे पार्टी के नेता हैं और नेता होने की हैसियत से उनको एक मौका मिला है इस विचार को लागू करने के लिए। ये विचार कौन और के लोग नहीं चाहते? ऐसा नहीं है। देखिए, उनका विचार नहीं, इम्प्लीमेंट करें ना। एक चाय बेचने वाला रेलवे स्टेशन पर ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहा, उनके विचार। राजनीति में एक सिद्धांत है, बीजेपी में भी वही सिद्धांत है, हमारे पार्टी में भी वही सिद्धांत है, सिटिंग गेटिंग।
जब चुनाव होता है तो हम लोग सुनते हैं सिटिंग गेटिंग। उस सिटिंग गेटिंग के सिद्धांत को बदलना, सिटिंग इज नॉट ऑलवेज गेटिंग, समटाइम्स सिटिंग कैन गोइंग ऑल्सो। यस, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सिटिंग वाला वो समझता है मैं सिटिंग हूं, मुझे गेटिंग ही होना चाहिए। तो इनके पार्टी में भी वही होता है, हमारे पार्टी में भी होता है। तो राहुल जी उसको बदलना चाहते हैं। तो एक नई विचार है, नई पीढ़ी है। तो मैं समझता हूं 45 साल से उम्र के कम है, नए विचार हैं। एक बात जरूर है, हालांकि वो मंत्री नहीं रहे हैं, बिल्कुल वो बात सही है, वो मंत्री नहीं रहे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, पर जो उनकी विचार है, जो उनका सोच है, वो मैं का सोच नहीं है। कैसे नहीं है? मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। कमाल कर रहे जरा, वो विचार नहीं है। मैं ही हूं, मेरी ही माँ है, नहीं, मेरे ही पिता थे, मेरे ही परिवार के साथ मुझे ही रोना मुझे मौका मिला है मेरी ही पार्टी में, मैं ही हूं। मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा। आप वही एक ऐसा भाषण इस्तेमाल कर रहे जरा, ऐसा नहीं। हमें लगता है अब तो मीडिया की जरूरत इसीलिए है। नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी के उपाध्यक्ष तो जरूर हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष तो वो जरूर हैं, और उनकी मां तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो तो हकीकत है, हकीकत से हम भाग नहीं सकते। पर मैं कह रहा हूं कि वो जो पद उनको मिला है उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। वो पद का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो दरवाजे खोलें, युवा आए, अलग अलग वर्ग से आए, अलग अलग बैकग्राउंड से आए, उनको टिकट मिले, मंत्री बने। तो विचार अलग है। और ये बात सही है कि वो, जैसा कि मैंने कहा, सत्ता में नहीं रहे हैं, मंत्रिमंडल में नहीं रहे हैं, पर फिर भी सार्वजनिक जीवन में तो हैं, पब्लिक लाइफ में तो हैं, राजनीति में तो हैं, और करके दिखाया। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बोलता हूं जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी, और मीडिया ने भी इस पर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं की है। उत्तर प्रदेश में हम 25 साल से सत्ता में नहीं है। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के, मैं अभी यहां देख रहा था, जगदम्बिका पाल जी वहां बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, 22 घंटों के लिए मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जी, और तो काजू का बिल सबसे ज्यादा है तो 22 घंटे ना जगदम्बिका जी। तो ये यहां बैठे हुए हैं, ये जानते हैं उत्तर प्रदेश में काम करना बड़ा कितना मुश्किल है। पिछले 7 साल में, पिछले 7-8 सालों में करीब 10 लाख महिलाओं को एकत्रित किया गया है, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला बचत समूहों में। करीब 1 लाख महिला समूह बने हैं, बैंकों से जोड़े गए हैं। राज्य सरकार से कोई हमें समर्थन नहीं मिला है, राज्य सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। पर राहुल गांधी जी ने सोचा 8 साल पहले कि मुझे कुछ करना है उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने किया। उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। आप लोग पूछते हैं राहुल गांधी जी ने क्या किया, तो मैं कह रहा हूं आपको, जमीन पर ऐसे माहौल में जहां प्रशासन उनका समर्थन नहीं देती है, 10 लाख महिलाओं को 1 लाख बचत समूह में एकत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, और उन्होंने करके दिखाया। गडकरी जी, हम लोग कनेक्टिविटी के दौर में हैं, और कनेक्टिविटी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि लगातार देख रहे हैं कि जब भाषण होता है नरेंद्र मोदी का तो बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। सवाल सोशल मीडिया का खाली नहीं था। हमारा सवाल यह है कि देखिए, अभी आपने युवाओं की बात की, आप हमें यह बताइए कि कैबिनेट में वो कौन सा मिनिस्टर है जिसे विरासत में कोई कांग्रेसी नेता का बेटा ना हो? पार्लियामेंट के भीतर वो कौन से कांग्रेसी पहुंचे हैं जो कि उस विरासत से नहीं आ रहा हो? किस युवा को जोड़ना चाहते हैं? कनेक्टिविटी गायब है। खुद हूं जयराम, मैं युवा नहीं हूं, पर मैं एक मिसाल हूं। छोटी सी बात बताऊं, मैं जरूर एक मिसाल हूं। मेरा कोई नहीं, ये तो बहुत विद्वान और बड़ा हस्ती है, पर मेजोरिटी जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस ही ये माँ बेटों की और परिवार की पार्टी है। वो कांग्रेस की जो पुरानी बातें वो चली गई, और ये बात जो कहने की बात है कि आम आदमी आए चाहते हैं, तो फिर राहुल गांधी खुद से ही शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए, आज वो बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर उनकी सबसे बड़ी पात्रता यही है कि वो राजीव गांधी जी के सुपुत्र है। अब मुझे बताइए, देखो, ये फैमिली पॉलिटिक्स जो है ये सभी पार्टियों में है। देखो, मैं जब अध्यक्ष था
और अभी भी दिल्ली का प्रभारी हूं। मेरे घर पे हजारों लोग आते और मुझे डटाते, इसको टिकट क्यों दिया, उसको क्यों दिया। तो मैंने एक डटाते हुए नेता को पूछा कि तुम बीजेपी का मैं अध्यक्ष हूं, मेरे घर पर आकर बोलते हो, मुझे बोलते हो इसको क्यों टिकट। क्या कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता सोनिया जी के घर पे जाकर उनको पूछता है क्यों टिकट दिया? अरे अंदर भी नहीं जा सकते तुम, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं तो थोड़ा शांति से समझाओ, ऐसा मैंने समझाया। एक बात सच है कि इंदिरा जी के बाद पंडित जी थे तब अलग राजनीति थी, तब डेमोक्रेटिक पार्टी थी। इंदिरा जी के बाद जब वो सिंडिकेट और इंडिकेट हुआ उसके बाद में कांग्रेस से परिवार पार्टी बनी है। ये बात अलग है कि इनके जैसे प्रतिभाशाली विद्वान ऐसे कुछ लोग भी सपोर्ट करने वाले हैं, पर मेजोरिटी जो निकष है वो परिवारवाद के निकष है। बिल्कुल नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई। देखो प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हुआ। गडकरी जी एक मिनट। अशोक गहलोत के पिताजी क्या मुख्यमंत्री थे? अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री थे। सभी ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर एक परिवार कितनी जगह सत्ता कर। मैं ठोका ठोकी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये ठोका ठोकी का मौका नहीं है। पर अगर आरएसएस नहीं होता आप अध्यक्ष नहीं बनते। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, मैं अपने जीवन भर कोई बायोडाटा लेकर न कोई आरएसएस के नेताओं को मिला हूं न कोई बीजेपी के नेता। आरएसएस में दूसरा, मैं दिल्ली आना भी नहीं चाहता था, मुझे ये होटल में आने का रोड भी मालूम नहीं है। इतना मैं दिल्ली के बारे में विद्वान हूं, क्योंकि इस शहर के बारे में मेरे मन में पहले था कि यहाँ जाना ही नहीं, तो मैं आना ही नहीं चाहता था। और संघ ने मुझे नहीं बनाया, ये भी बिल्कुल सत्य है। मैं संघ का कट्टर स्वयंसेवक हूं, आरएसएस इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, पर संघ में इसमें कोई रोल नहीं था। पर एक बात आपको बताऊं, एक मैं आपको सवाल पूछता हूं, जो आदमी पोस्टर चिपकाता था, आप नागपुर में रहे, आप पूछना किसी को, मैं पोस्टर चिपकाता था, मैं पर्ची बांटता था, मैं साइकिल रिक्शा पे बैठकर अनाउंसमेंट करता था, मैंने कभी किसी का कटआउट नहीं लगाया, कभी किसी के गले में हार नहीं डाला, कभी एयरपोर्ट पे नहीं गया किसी के स्वागत के लिए, जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता था। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा ये मैं कपड़े नहीं बदलता, मुझे एक ने कहा तुम देश के नेता इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि तुम पैजामा कुर्ता नहीं पहनते, तुम धोती नहीं पहनते। मतलब मैं ऐसे ही पहनूंगा, जो है वही पहनूंगा, अच्छा लगता है, जो चाहिए वही बोलूंगा, जैसा चाहिए वैसा करूंगा, पटता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा मार्ग साफ है, मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसा व्यक्ति सबसे कम उम्र का अटल बिहारी वाजपेयी जिस कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी पर मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। नरेंद्र मोदी आज भी प्रचारक है संघ का, अविवाहित है बेचारा, कभी अनेक जगह विवाह प्रचारक था, कभी वो दिल्ली के कार्यालय में अनेक सालों तक रहा, पता भी नहीं किसको कहां रहता था। उसके जैसा एक सामान्य व्यक्ति के रूप में काम करने वाला कार्यकर्ता, ऐसी परिस्थिति गुजरात में आई को मुख्यमंत्री बने, अच्छा काम किया। चाय बेचने वाला एक गरीब परिवार का लड़का, जिसके माँ बाप को कोई ये नहीं, मेरी माँ एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे। नरेंद्र मोदी के घर परिवार में तो आप आज भी देखोगे तो छोटा सा घर है, उनकी माँ है, घर में कोई आर्थिक ताकत नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई जात की बात नहीं। अब हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता आज बीजेपी में इस पोस्ट पर जा सकते हैं। जयराम रमेश जी इतने विद्वान है कि मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं कि 1000 राहुल गांधी से ज्यादा बुद्धिमान और विद्वान ये है, इतनी इनकी ताकत है। पर मैंने एक बार प्रणब मुखर्जी को कहा था, आप मुझे बेरोजगार करना चाहते हैं। नहीं, प्रणब मुखर्जी को एक बार कहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं, पर आप कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं बन सकते, क्योंकि अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। अब मुझे बताइए, ये आप स्वीकार करिए खुले दिल से, ये भी चलता है, क्योंकि देखो आज कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कोई पार्टी पार्टनरशिप कंसर्न है, कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है, कोई होलसेल किराने की दुकान है, पिता पुत्र माँ बेटे और ऐसे मालक है, मालक और मालकिन जैसे है। हमारे यहाँ कोई, हमारे पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत ज्यादा मालक है, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपने को मालक समझता है और हमको सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ज्यादा डेमोक्रेसी इज अवर प्रॉब्लम एंड नो डेमोक्रेसी इज देयर प्रॉब्लम। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम। बड़ा महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। देखिए, स्वयंसेवक है नरेंद्र मोदी। आप लोगों ने सोचा नहीं कि स्वयंसेवक तो शादी भी नहीं करता है। आप लोगों ने जिस मुद्दे को उठा दिया, जासूसी हो रही थी, एक लड़की थी, पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई थी, स्वयंसेवक है वो। नहीं, देखिए, जो आज हेडलाइंस में है मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि ये जो मकसद है हमारा, जैसा कि मैंने कहा, ठोका ठोकी का मकसद नहीं हम है। आने वाले हम चुनावी प्रचार नहीं कर रहे हैं, आने वाले दौर के संकेत दे रहे हैं, राजनीति कहां ले जाए और दूसरे जगह में होगा, ठोका ठोकी का समय भी आएगा। पब्लिक इंपॉर्टेंस। हाँ, पर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं एक मौका है कि चुनाव अभियान हो सकते हैं,
हमारे विचारधाराओं में मतभेद भी हो सकते हैं, पर ऐसे मुद्दे हैं जहां देश के दो मुख्य पार्टियों को एक आम सहमति बनाने की जरूरत है। वो वक्त आ चुका है। हमने बहुत वक्त खोए हैं। पिछले 7-8 साल हमने बहुत मौके ऐसे खोए हैं, और अगर हम ऐसे खोते रहेंगे तो मैं समझता हूं हमारे देश के हित के लिए नहीं होगा। आप सहमति बना रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपके पीएम के कैंडिडेट आने वाला है। एग्जैक्टली, पीएम के कैंडिडेट का एक भाषण हमको सुना दीजिए जिसमें उन्होंने गांधी परिवार का जिक्र ना किया हो, जब से आपने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया है। सहमति होगी कैसे अगर गांधी परिवार ही मतलब कांग्रेस है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखो, मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ग्रीन फ्यूल में बार बार मत कहिए। अब ये मैं आपको राजीव गांधी से, राहुल गांधी से भी, आप 1000 राहुल गांधी से विद्वान का तो भी इनको चल नहीं रहा, क्योंकि वहां सीआर खराब हो जाएगा। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं आपको छोटी सी बात कर रहा हूं। राजनीति में कौन भाषण कर रहा है, क्या कर रहा है, यह चलेगा। उनकी राजनीति उन्होंने करनी चाहिए, हमने नहीं। उन्होंने बहुत सही बात कही। अब मैं चाहता हूं, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, मैं विजन डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, इंडिया विजन 2025। मेरे साथ अनेक लोग काम करे, राजेश शाह भी बैठे हैं। हम 400-450 लोगों से मिले। हम लोग सबसे सोच रहे कि हम देश कैसा हो भविष्य का। मैं एक छोटी सी बात चाहता था कि कभी एक आधे बार जयराम रमेश जी जैसे या अच्छे मंत्री जो भी है, जिनसे मेरी उम्मीद थी, बाकी कुछ लोग शायद नहीं चाहते क्योंकि वो अपोजिशन को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, पर मनमोहन सिंह जी है, ये कभी बुलाए और ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातों पर हमसे चर्चा करके अगर आम सहमति बनाकर अगर एक रिकॉर्ड बना दे तो इनको इंप्लीमेंट करने में आसानी जाती है। पर मेरा एक दुख आपको बताता हूं। मैं 3 साल एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं। एक भी बार पार्टी के अध्यक्ष और हमारे लोगों के बीच में और रूलिंग पार्टी के बीच में कभी संवाद नहीं होता। ये केवल संवाद कहां करते हैं? पार्लियामेंट में करते हैं। जब बिल आता है तो आपस में चर्चा करते हैं। तो मुझे एक बात इनको सुझानी है कि जहां संवाद नहीं होता वहां विसंवाद होता है, और जहां विसंवाद होता है वहां वितंडवाद होता है। तो इंटरेक्शन बीच में अगर होता है तो कुछ बातों से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम सुलझा सकते हैं। आप इसका इनिशिएटिव लीजिए। मैं इन्वायरमेंट में बहुत सी बातें का मैं भी इंडिविजुअली काम करता हूं। कभी कभी मैं जरूर आपके पास आकर कहूंगा कि कुछ बातें आपकी सुनूंगा तो मुझे कुछ दिशा मिलेगी, कुछ अपनी बात सुझाऊंगा तो आपको मिलेगी, पर ये इंटरेक्शन नहीं होता। और इन्होंने एक दूसरी बात जो कही वो सही है। हम अगर अच्छे से बैठकर चर्चा करते हैं तो आपके यहां न्यूज नहीं छपेगी, पर गडकरी और जयराम रमेश में भिन्नता ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है क्योंकि उसको वैल्यू होती है। तो खैर आपका काम आप करिए, पर हम इसमें से थोड़ा इनिशिएटिव अगर बढ़ाएंगे ना तो समाज के लिए और देश के लिए उसका थोड़ा उपयोग हो सकता है। नहीं, जयराम रमेश जी ने तो बहुत अच्छे काम किए मेरे ख्याल से। जब पर्यावरण मंत्री थे आप, हम फाइलों को टटोल रहे थे तो आप ही के दौर में क्लियरेंस नहीं दिए जा रहे थे कोयला खदानों को, आप ही ने रोक दिया था, ब्रेक लग गई थी उस पीरियड में। ऐसा क्यों हो जाता है कि एक पीरियड में वही पॉलिसी है, वही सब कुछ है और फाइल दर फाइल फटाफट निकल रही है, और एक मंत्री आता है, बैठ जाता है, बोलता है ना हम ऐसे नियम चाहेंगे, झटके में पॉलिसी चेंज हो जाती है कि आपको एनओसी अब पर्यावरण मंत्रालय से नहीं लेनी है, अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन लेंगे। ये देश हित है, पॉलिसी चेंज है, या फिर ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के लिए चीजें हैं, या पॉलिटिक्स अपने लाभ के लिए, क्या है ये? नहीं, देखिए, मैं किसी एक मंत्रालय का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, पर यह बात जरूर कहूंगा कि पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों से, 1992-93 से जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो कुछ कभी कभी लक्ष्मण रेखा पार कर लेती हैं। जिस तरीके से अदालतों ने सरकारों का काम ले लिया है, जिस तरीके से सीबीआई और सीवीसी जैसी संस्थाएं ने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना है, मैं समझता हूं ये सरकार के लिए, आज हमारी सरकार है, कल इनकी सरकार हो सकती है, और वही सीवीसी, वही सीवीसी, वही सीएजी, वही सीबीआई, ये आपने क्या कहा? ये इनके गले में फांसी की तरफ बन सकती है। नहीं, अभी वही न्यायालय जिनका स्वागत करते हैं जब कोई, आपने क्या कहा इससे पहले जयराम जी? अभी आपकी सरकार है, आगे इनकी भी सरकार है। नहीं, किसी की भी सरकार हो, अच्छा देखिए, किसी की भी सरकार हो, मैंने कहा हर एक लोकतांत्रिक संस्था को एक लक्ष्मण रेखा संभालना चाहिए। कभी कभी दिल से पहचानना निकल जाती है, पहचानना चाहिए। मैं आपको उदाहरण तो अब सबके सामने है। अदालतों ने अपना काम पहचाना है कि हम सरकार चलाएंगे, हम निर्णय लेंगे,
हम सरकारों को आदेश देंगे। और जिस तरीके से जो 2-3 C का मैंने जिक्र किया, CBI, CVC, CAG, आज निर्णय लेना बड़ा खतरनाक हो गया है। अफसरों को खतरनाक हो गया है, मंत्रियों को खतरनाक हो गया है। पर फिर भी यही तो क्वालिटी है। नहीं, देखिए ऐसा है, चेक एंड बैलेंस, हर मर्यादा में काम, मर्यादा का काम। एक इनकी बात से मैं सहमत हूं कि मैं न्याय व्यवस्था हो, मीडिया हो, एग्जीक्यूटिव विंग हो, लेजिस्लेटिव विंग हो, लोकतंत्र में चारों इंपॉर्टेंट है। अब अगर हर चीज अगर फ्लाईओवर बनाना कि नहीं बनाना, माइन देना कि नहीं देना, और देखो हम पार्लियामेंट में कानून पास करते उसका इंटरप्रिटेशन करना कानून का काम है, और हमको दिशा दर्शन देना सरकारों को, ये तो मंत्री पद का अधिकार है, प्रधानमंत्री का अधिकार है। कल अगर जुडिशियरी में ऐसे निर्णय होंगे कि आप ये मत करो और ये मत करो, तो ये क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। और ये जो बात कभी कभी हो रही है कि हमारी कैबिनेट सुप्रीम है, हमारे प्रधानमंत्री सुप्रीम है, और इसलिए यह चारों जो मुख्य स्तंभ है लोकतंत्र के, वो अपनी मर्यादा में काम करें। आपका जो कानून पार्लियामेंट में बना उसका इंटरप्रिटेशन करने का आपका अधिकार है, पर दिल्ली के अंदर में अगर पार्किंग करना है, रोड पैक हो गए, पार्किंग करना कि नहीं, प्ले ग्राउंड के अंदर और गार्डन के अंदर पार्किंग करना कि नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं करना, तो फिर दिल्ली की गाड़ियां जाएगी कहां? प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? नहीं, मुश्किल ये नहीं है गडकरी, हमको लगता है एजेंडा आज तक में आप दोनों सहमति बनाना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, CAG को लेकर जो आपकी सहमति है वो उनकी सहमति नहीं है। CBI आपके यहाँ रेड करती है तो आप अधिकारियों को चेताते हैं तुम्हें बख्शेंगे नहीं सत्ता में आने, तो आप एकदम तानते हैं। CBI तो ट्रस्टेड पार्टनर है। उनकी सहमति नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को आप चेताते हो, वो बोलते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो आप यहाँ बैठ के जो भी कह लीजिए, लेकिन साहब हमने किसी को चेताया नहीं। आप, मैं बताता हूँ, एक साल मेरे ऊपर एक आरोप साबित नहीं हुआ, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, मेरे कोई शेयर नहीं, मेरी कोई कंपनी नहीं। पूरा आज 1 साल के बाद मैं पूछ रहा हूँ कि एक मेरे खिलाफ एक नोटिस नहीं मेरे को। और मैंने उनको कहा कि मैं अध्यक्ष बनने के पहले जो कंपनी ऊपर रेड मारा वो मेरी कंपनी नहीं, मैं मेरा डायरेक्टर नहीं, मेरा शेयर होल्डिंग नहीं। ये बराबर अध्यक्ष होने के पहले ही सुबह कैसे हो गया, किसने किया? और ये दिन भर चलाकर आखिर मुझे कहना पड़ा, मेरे पार्टी के लोगों ने पूछा कि ये सब मीडिया चर्चा कर रही, अब कैसा जवाब देना? मैंने कहा कोई चिंता मत करो, आई रिजाइन फ्रॉम इट। आज 1 साल हुआ, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई मेरे थोड़ा भी तो छोड़ते मुझे, बिल्कुल एक जगह नहीं छोड़ते, कुछ नहीं हुआ, नो मीडिया में है ना कुछ है। प्रॉब्लम में आपको आज मुझे 2 बार एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चेंज क्यों किया? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, इसको तो CBI के डर के कारण तो चल रहा है। दिल्ली में दोस्ती और यूपी में नूरा कुश्ती, यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इनको सपोर्ट कर रही। क्यों कर रही? वो थैंक्स टू CBI डायरेक्टर, वही तो सरकार चला रहा है। कभी इसको उपयोग करो, कभी उसको नरेंद्र मोदी पर करो, कभी अमित शाह पर करो, कभी सरकार पर भी होता है, कभी सरकार पर, कभी सरकार पर, वो मत भूलिए, दिखाना चाहते हैं, कभी प्रधानमंत्री पर, कभी प्रधानमंत्री पर। आप इसका नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? देखो ये एक वही CBI डायरेक्टर एक सच कह रहे हैं कि हमारा दोस्त है, प्रधानमंत्री को उन्होंने निशाना बनाया है। देखो लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट के अधिकार है, जो मंत्री परिषद के अधिकार है, वो सुप्रीम है, और उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार तीसरे किसी विंग को नहीं है। हर इसमें न्यायपालिका ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करना चाहिए। इनकी हम जरा सा मंच खोल देते हैं, किसी को सवाल कुछ करना होगा आप लोगों से, ऐसे मौके बड़े कम आते हैं जब सीधे रूबरू हो। माइक है तो जरा कोई सवाल करना चाह रहे हैं, वो पीछे हाथ भी खड़ा हो रहा है जी, परिचय देते हुए। जी मेरा नाम योगिता है। जब भी एज अ आम आदमी जब मैं कांग्रेस के लिए सोचती हूँ तो मेरे माइंड में 2 ही नाम आते हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और जब मैं बीजेपी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारे नाम आते हैं, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, गडकरी जी, मोदी जी, सुषमा जी, जेटली जी, राजनाथ जी। ऐसा क्यों कि एक पार्टी में सिर्फ एक ही नाम याद आता है और एक पार्टी में इतने सारे नाम, तो इतना डिफरेंस क्यों है, ऐसा क्या है? ये हमारी कमी है कि हमने इसका नाम का प्रचार नहीं किया है, पर हमारे पार्टी में भी बहुत से जी लोग हैं जिन्होंने अपना काम करके दिखाया भी है। पर यह बात सही है कि जो मीडिया में जो छाए हुए हैं वो हमारे अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, पर हमारे पार्टी में भी कोई नेताओं की कोई कमी नहीं है। और ऐसे नेता जो गडकरी जी ने कहा साधारण से पृष्ठभूमि से आए हैं, ऐसा नहीं वो आसमान से टपके हुए हैं।
तो साधारण से पृष्ठभूमि में 20-25 साल की राजनीति के बाद नेता बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं। ये बात सही है कि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी हैं और बार बार आपका नजरिया उन्हीं के ऊपर जाता है, पर ऐसा नहीं है। जयराम जी, हमें एक छोटा सा मैं इसका जवाब देना। देखिए, इनके पार्टी का उपाध्यक्ष इतना स्ट्रांग है कि कैबिनेट ने पास किया हुआ बिल भी वो फाड़ के फेंक देता है। इसका कारण ऐसा है कि वो परिवार हैवी है, वो मजबूत है और सरकार वीक है, प्रधानमंत्री वीक है। हमारी पार्टी ये है कि हमारे पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसलिए नो वन इज सुप्रीम, सामूहिक नेतृत्व है, जिसके कारण 7-8 नेता दिखते हैं। तो लोकतांत्रिक पार्टी जो है, लोकतंत्र का स्पिरिट हमारे पार्टी में, ये फैमिली ओन पार्टी है और इसलिए मां और बेटे जो कहेंगे वही जयराम रमेश जी कितने भी विद्वान हो, आखिर वो राहुल गांधी के मतों के खिलाफ नहीं बोल सकते। गडकरी जी, आपने फैमिली ओरिएंटेड पार्टी की बात कही, पर आप तो होली ओन सब्सिडरी हैं, वो नागपुर वाली होल्डिंग कंपनी की। हमारी कोई सब्सिडी नहीं, हमको कोई गाइड नहीं करता और हमको कोई डिक्टेट नहीं करता और उनकी भी बात हम सुनते नहीं। देखो, मेरी ताकत है, आप ये कैसे कह सकते? मेरी ये कहने की ताकत है कि हमको कभी संघ डिक्टेट नहीं करता और अगर कोई बात कोई भी कहता तो हम किसी के डिक्टेशन पर काम नहीं करते। अगर कह दीजिए ना, आप कह दीजिए अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अगर आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहने के बाद उनके विरोध में जाकर भी बात कह सकते हैं, ऐसा कहिए आप। मैंने कई बार कहा है, कहिए, मैंने कई बार कहा है। पर अगर आप मुझे यकीन दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी संघ से बाहर है और संघ का कोई प्रभाव बीजेपी में नहीं है, मैं समझता हूँ ये हकीकत से कुछ काफी ये कुछ हकीकत से अलग है। आप देखो, एक सच समझ लो, संघ इज ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ कन्विक्शन, इसमें दुमति नहीं। अगर मुझे कह दिया संघ ने कि तुम ये करो तो वो करूंगा, पर प्रश्न मैं आपको बताता हूं, मैं इतना दमंग हूं कि हमारे सरसंघ चालक जी को पास जाकर भी मैं कहता हूं कि आप ऐसा ऐसा कह रहे थे अकेले में, पब्लिकली विवाद नहीं करते। इस व्यू से मेरा व्यू अलग है, ये कहने की मेरी मैं भी करता हूं अकेले में। और दूसरी बात, मैं भी करता हूं अकेले में। आप कैसे जानते हैं मैं नहीं करता हूं अकेले में? रोज करता हूं मैं आपका मित्र होने के नाते आपका सीआर खराब नहीं करना चाहता। चलिए, बहुत अच्छे, थैंक यू सर। मैं गुजारिश करूंगी जयराम रमेश जी और नितिन गडकरी जी की आप कुछ देर मंच पर रहें, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स हैं ब्राइस ग्रुप, उनकी तरफ से मिस नवनीत भाडला और मिस्टर राहुल गौड़ स्टेज पर आए और एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपको।